सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये चैप्टर, इसमें साफ तौर पे दो वर्ड्स दिखाई दे रहे, सीक्वेंसेस, सीरीज। तो सीक्वेंसेस क्या होते हैं? शुरू के कुछ लेक्चर्स में हम सीक्वेंसेस के बारे में देखेंगे, सीक्वेंसेस होते क्या हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंसेस, जैसे कि एपी, जीपी, एचपी। एपी तो शायद सभी ने देख रखा है, बाकी जीपी और एचपी हो सकता है नए होंगे, तो इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार में हम बात करने वाले हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ मान लो 4 लेक्चर इन 3 चीज़ों में या सीक्वेंसेस में चले जाएंगे। फिर सीरीज में, सीरीज एसेंशियली समेशन होता है, तो ये बाद में लिखेंगे हम, चैप्टर का मान लो सेकेंड हाफ, ठीक है। तो सीक्वेंस होता क्या है, ज़्यादातर टेक्स्ट बुक ऐसे मेंशन करेंगे कि एनी अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, एनी अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद वो लिखेंगे दैट फॉलो अ पैटर्न और अ रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई रूल या पैटर्न फॉलो करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग। जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं शुरू में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। फिर 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 3.3 3.33 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तीनों की तीनों सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं। अब कैसा है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें साफ तुम्हें पैटर्न नज़र आ रहा है ना, कि फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4 एंड सो ऑन। तो इजीली तुम गेस कर सकते हो कि 100 टर्म क्या होगा, 100 टर्म होगा 100। इस सीक्वेंस की बात की जाए तो इसमें भी मुझे उम्मीद है कि साफ साफ दिखाई दे दिया कि हाँ पैटर्न ऐसा है, 1 4 9 16। तो अगर कोई तुम्हें लेट से सेवेंथ टर्म पूछे तो तुम तुरंत बोल दोगे 49, है ना, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि nth टर्म है n का स्क्वायर। इसमें भी, इसमें लास्ट में थोड़ा डायरेक्टली गेस करना शायद टफ होगा, लेकिन ऐसे अगर तुम्हें थोड़ा वक्त दे दिया जाए तो तुम बता दोगे कि हाँ सेवेंथ टर्म या 100 टर्म क्या होगा, है ना। फर्स्ट टर्म में सिर्फ 3 है, मतलब डेसिमल के बाद कुछ नहीं। सेकेंड टर्म में डेसिमल के बाद एक डिजिट, थर्ड टर्म में डेसिमल के बाद 2 डिजिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो थोड़ा वक्त दिया जाए तो तुम गेस कर लो, डायरेक्ट हो सकता है। ऐसे ही मैंने पूछा कि झट से बताओ 67 टर्म, तो शायद तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन कुछ सेकंड के बाद तुम अपने आप गेस कर लो। तो ठीक है, ये सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं जिसमें तुम्हें एक पैटर्न या रूल साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें किसी भी सीक्वेंस में पैटर्न या रूल नज़र आए, ऐसा कुछ नहीं होता। सीक्वेंस कैन बी लिटरली एनीथिंग, कुछ भी रियल नंबर ले लिया। जैसे लेट से हम हवा में बॉल फेंक रहे हैं और उसकी हाइट मेजर की है, तुम कितने भी स्पीड से कितनी भी बार फेंक सकते। जैसे पहली बार फेंका तो मान लो वो 2 मीटर ऊपर गया, तो मैंने 2 लिख दिया। दूसरी बार फेंका तो थोड़ा ज़ोर से फेंका, लेट से 3.1 मीटर ऊपर गया। और ज़ोर से फेंका तो लेट से 4.7 मीटर ऊपर गया, ठीक है। तो मैं ये सारे नंबर लिखते जाऊँगा। अब वो फेंकने वाली जो चीज़ है वो तो रैंडम चीज़ है, फिर भी जब तुम ये ऐसे उनको अरेंज करके लिख रहे हो, दिस इज स्टिल अ सीक्वेंस, ओके। तो सीक्वेंस के लिए कोई रूल या पैटर्न होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर कोई कॉन्क्रीट मैथमेटिकल सा एग्जाम्पल चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि nth डेसिमल डिजिट ऑफ पाई, मतलब पाई हम सब जानते हैं एक रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, है ना। तो उसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3.14159, मुझे इतना तक याद है तो मैं इतना ही लिखूँगा, ऐसे कुछ आता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये nth डेसिमल डिजिट ऑफ पाई, मतलब सीक्वेंस जो है वो ये नंबर से आएंगे। जैसे सीक्वेंस का पहला नंबर होगा 3, ये दूसरा नंबर होगा 1, दिख रहा है ना, फिर 4, फिर 1, फिर 5, फिर 9 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस, अरे जो यहाँ से मिल रही है मुझे। ठीक है, तो इसका कोई रूल तो है नहीं कि 3 के बाद 1 क्यों आया, 1 के बाद 4 क्यों आया, ऐसा कोई रूल तो है नहीं इसके लिए। ठीक है, तो सीक्वेंस का कोई रूल होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एक और मैं ले सकता हूँ, प्राइम नंबर्स, या ऐसे अच्छे से लिखना है तो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब उसमें आता है 2, 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, है ना। ये सारे प्राइम नंबर है, ऐसे डॉट 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 करके लिख रहा हूँ तो वो समझ में आ जाता है कि प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है। इसमें भी कोई, वैसे ये थोड़ा हो सकता है वाद विवाद की बात हो, लेकिन इसमें भी उतना कोई सुंदर पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा है कि 2 के बाद 3 क्यों आया, उसके बाद 5 क्यों आया, उसके बाद 7 क्यों आया, है ना। मतलब मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछूं कि तुम 67th प्राइम नंबर बताओ, तो बता पाओगे क्या? नहीं ना। जबकि ये पहले 3 में वो चीज़ बताना काफ़ी ईजी थी, है ना। इन दोनों में ये चीज़ बताना उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस में कोई रूल या पैटर्न होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट सीक्वेंस होती है बस। अब सीक्वेंस मतलब उसमें खास बात क्या होगी? खास बात कुछ ऐसी है कि जैसे ये 1 दिखाई दे रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि सीक्वेंस में जब भी तुम ऐसे ऑर्डर में लिखो नंबर्स को, क्योंकि तुम अरेंज कर रहे हो तो ऑर्डर में लिखोगे, तो पहला टर्म कुछ होगा, दूसरा टर्म कुछ होगा, तीसरा टर्म कुछ होगा, एंड सो ऑन, है ना। तो ये ऐसा हो गया कि हर एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक रियल नंबर मिल रहा है। मतलब जो अरेंजमेंट तुम कर रहे हो, हमेशा ही तुम्हारा फर्स्ट टर्म कुछ आएगा, सेकेंड टर्म कुछ आएगा, थर्ड टर्म कुछ आएगा, फोर्थ टर्म कुछ आएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर 1 है वो इसके साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है, नेचुरल नंबर 2 इसके साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है, एंड सो ऑन। तो जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, तो इसमें नेचुरल नंबर 1 इज करेस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर 3, नेचुरल नंबर 2 वो करेस्पॉन्ड कर रहा है 3.3 के साथ, नेचुरल नंबर 3 वो करेस्पॉन्ड कर रहा है 3.33 के साथ, नेचुरल नंबर 4 जो है वो 3.333 इसके साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो हर एक नेचुरल नंबर जो है वो एक रियल नंबर के साथ करेस्पॉन्ड हो रहा है। ओके, तो अरेंजमेंट ऐसा है कि फर्स्ट टर्म कुछ ना कुछ आएगा ही, सेकेंड टर्म कुछ ना कुछ आएगा ही, थर्ड टर्म कुछ ना कुछ आएगा ही, एंड सो ऑन, किसी भी सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई डन। अब थोड़ा प्रैक्टिकलिटीज़ पे आते हैं। टी एन, ये कुछ नोटेशन में डिफाइन कर रहा हूँ। टी एन से मैं डिनोट करने वाला हूँ किसी भी सीक्वेंस का एन एच टर्म। ठीक है, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, एन एच टर्म ऑफ सीक्वेंस। ओके, या इसको कुछ जगह में तुम देखोगे जनरल टर्म भी कहा जाता है। ओके, फिर आता है एस एन। एस एन होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, और पी एन ऐसे लिखा होगा, पी एन ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। राइट, तो वो तो अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम करना है, और वैसे भी नाम से समझ ही आ रहा है कि ठीक है एस एन और पी एन क्या होंगे किसी भी सीक्वेंस के लिए। मैं ये चीज़ बता दूँ कि अगर तुम रियल नंबर्स को अरेंज कर रहे हो तो ऐसे मिलेंगे रियल नंबर्स। लेट्स से पहला नंबर है A1, दूसरा नंबर है A2, तीसरा नंबर है A3, एंड देन चौथा नंबर A4 होगा, पांचवा नंबर A5, एंड सो ऑन। तो ऐसे लिख सकते हैं सीक्वेंस को, लेकिन तुम क्वेश्चन में या अलग अलग जगह पे कुछ और नोटेशन भी देख सकते हो। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट उसके अंदर ए एन लिख दिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसे, वो बस इतना दे देगा, तुम्हें समझ जाना है कि ये सीक्वेंस है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। या करली ब्रैकेट क्यों ऐसे ये ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर और भी नोटेशंस हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसने सिर्फ ए एन लिख दिया और
कॉमा डाल के n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इनके अलावा भी वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट मैंने बताया था, कर्ली ब्रैकेट और फिर वो ऐसे लिख देंगे n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। या कुछ जगह पे ऐसे भी मिल सकता है कि ए एन और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग नोटेशन है। मेन तो वो दो है, ये बाकी के दो या तीन उतने दिखेंगे नहीं, ये ज़रूर दिख सकते हैं। ओके, तो ये थी सीक्वेंस की कुछ बेसिक बातें। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे मान लो सीक्वेंस ऐसी है कि पहला टर्म उसमें 1 है, दूसरा -1, तीसरा +1, फिर से -1, 1, फिर -1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें पैटर्न साफ नज़र आ रहा है ना। इसका चलो मैं ये सब निकालता हूँ, मतलब टी एन एस एन पी एन, ये निकालने की कोशिश करते हैं। टी एन क्या होगा? टी एन मतलब nth टर्म। तो जैसे पहला टर्म है 1, -1, फिर 1, फिर -1, तो ऐसा हो गया ना कि या तो टी एन इक्वल टू 1 होगा या टी एन इक्वल टू -1 होगा, है ना। लेकिन उसको अगर एन के टर्म्स में लिखना है तो एन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे भाई? एन के टर्म्स में देखो ऐसे लिख सकते हैं, -1 रेज टू n-1। समझिए इस चीज़ को। पहला टर्म, पहले टर्म के लिए इसमें n इक्वल टू 1 पुट करोगे, है ना। पहला टर्म मतलब t1, n इक्वल टू 1 पुट किया तो -1 की पावर 0। ठीक है, -1 की पावर 0 मतलब ये, तो पहला टर्म मैच कर गया। पहला ही नहीं, तुम्हारे सारे टर्म सारे सारे n के लिए मैच करने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि इसका tn ये आएगा। ओके, तो चलो दूसरे टर्म की बात करते हैं। दूसरे टर्म के लिए t2, है ना। तो -1 की पावर 1, तो ये बिल्कुल मैच कर गया। फिर t3 की बात करें तो -1 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो इसके इक्वल है, बराबर है। ठीक है, एंड सो ऑन। वो तो अब तुम लोग समझदार हुई, समझ गए कि आगे जाके हाँ भी मैच कर गया, है ना। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का टी एन ऐसा है। ओके, अब बात की जाए एस एन की। एस एन क्या होता है? एस एन होता है फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो मैं चलो यहाँ साइड में कुछ निकाल के रख देता हूँ। जैसे S1 क्या होगा? S1 मतलब पहले एक टर्म का सम, मतलब इसी को लो। ठीक है, बाकी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। S2 क्या होगा? पहले दो टर्म का सम, तो 1 और -1 का सम। ठीक है, S2 इक्वल 0। S3 क्या होगा? S3 मतलब पहले ये तीन टर्म का सम, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, है ना। और S4, अब तुम्हें अगर नोटिस हो रहा होगा कि कुछ नहीं है, S4 मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे टर्म्स को एक बढ़ा के। मतलब S1 से S2 में ये एक टर्म फालतू आ गया, S2 से S3 में ये एक टर्म फालतू आ गया, बाकी ये तो S2 ही है ना। तो S4 में क्या करेंगे, S4 का 1 लो और उसमें फोर्थ टर्म ऐड कर दो, चलेगा। ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं। तो S4 आ गया 0, है ना। तो साफ तुम्हें नज़र आना चाहिए कि या तो SN 1 होगा या फिर 0 होगा। तो मैं SN को ऐसे लिख देता हूँ, SN इक्वल्स, या तो वो इक्वल टू 1 होगा या इक्वल टू 0 होगा। और 1 कब कब हो रहा है देखो, S1 S3, है ना। तो समझ जाओ कि S5 में भी, है ना, S7 में भी। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ, इफ n इज ऑड। ओके, और 0 कब होगा? दिखाई दे रहा है कि S2 और S4 में 0 है, दैट मीन्स जब n इवन आएगा। ठीक है, तो SN 1 होगा अगर n तुम्हारा ऑड है, और SN 0 होगा अगर n तुम्हारा इवन है। ठीक है, अब Pn की बात करी जाए भाई। Pn क्या होगा? Pn के लिए चलो फिर से यही चीज़ दोहराई जाए।
जैसे अगर P1 की बात करनी है, P1 मतलब कुछ नहीं है, पहला ही टर्म लिख दो। P2, P2 मतलब पहले दो टर्म्स का प्रोडक्ट, तो उसको मैं 1 इंटू -1 लिख देता हूँ, तो P2 अपना -1। P3 क्या आ गया भाई? P3 आएगा पहले तीन टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, है ना। फिर P4, अब देखो मैं वापस से पूरा P4 नहीं लिखूंगा, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, P4 के लिए पहले तीन टर्म का प्रोडक्ट लो और एक चौथा टर्म जो -1 है वो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दैट मीन्स -1 इंटू -1 हो जाएगा, मतलब P3 को लिखा, उसमें चौथा टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे अब तुम आगे P5, P6 एंड P7 इनफैक्ट डायरेक्ट ही हो जाएगा। P5 क्या आएगा, देखो P4 1 है, उसमें एक ये टर्म मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 1 ही आ जाएगा। फिर P6, P5 1 है, उसमें ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर बाकी ऐसे ही P7 में देख लेना, -1 आ जाएगा, P8 तुम्हारा 1 आ जाएगा, ओके। तो Pn क्या है इन जनरल, किसी भी n के लिए अगर तुम्हें लिखना हो तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो वो 1 है या फिर -1, है ना। तो 1 या फिर -1 ऐसे लिख दिया। 1 कब कब आ रहा है देखो, P1 आ रहा है, P4 आ रहा है, P5 आ रहा है, करके देख लेना, P8 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो Pn इक्वल टू 1, ये कब कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब n जो है या तो इक्वल टू 4 के हो, मतलब 4 टाइम्स एन इंटीजर, और क्योंकि P1 भी दिखाई दे रहा है, P5 भी दिखाई दे रहा है, P9 भी करके देख लेना, तो n इक्वल टू 4 के प्लस 1 टाइप का, है ना। 1, 5, 9, ये सारे के सारे 4 के प्लस 1 फॉर्म के हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, K बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और -1 कब आ रहा है वो भी तुम देख सकते हो कि P2 है, P3 है, P5 है, P6 है, ऐसे करके देख लेना। P9 और P10 ये भी आ जाएंगे, तो कुछ नहीं है, ये तब हो रहा है जब n या तो तुम्हारा 4 के प्लस 2 हो या फिर 4 के प्लस 3 हो, ठीक है, जहाँ पर k कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज योर Pn। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं फॉर्मलाइज कर देता हूँ, मैंने क्या किया था, जब मैं Sn और Pn निकाल रहा था पिछले अपने एग्जाम्पल में, तो मैं पिछले वाले, यानी कि कुछ ऐसा हो गया कि जब मैं एस एन निकाल रहा हूँ, कोई nth वाला, तो मैं क्या कर रहा था, इसके पिछले वाले में nth टर्म ऐड कर रहा था, तो ये समझे, देख लो, ओके। ये पूरा n-1 टर्म्स तक का सम हो गया। अगर तुम्हें n टर्म्स तक सम लेना है तो ठीक है, n-1 तक में एक और टर्म ऐड कर दो, nth टर्म, है ना। तो इससे मुझे कुछ ये मिलता है कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ठीक है। ऐसी सेम बात Pn के लिए हो जाए कि भाई Pn क्या होगा, पहले n-1 टर्म्स तक का प्रोडक्ट ले लो, और Pn मतलब तुम्हें n टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो एक nth टर्म सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, Tn, इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, Tn इक्वल्स Pn अपॉन Pn-1, बस, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी से याद रखें। काफ़ी ऑब्वियस और इंट्यूटिव फॉर्मूले दोनों, लेकिन पता नहीं क्यों ये शुरू में काफ़ी जगह काफ़ी रेफरेंसेस में डिस्कस नहीं होता है, लेकिन इन दोनों को अच्छे से याद रख लो, क्योंकि ये बीच बीच में ज़रूर काम आते हैं। कि कई बार क्वेश्चन में तुम्हें समेशन के टर्म्स में कुछ दिया रहता है, तुम्हें समहाउ nth टर्म निकालना होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बौखलाना नहीं है, सिंपली ये फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है।
ये एक सवाल हो जाए किसी सीक्वेंस के लिए, वो कह रहा है कि एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इज 1/n+2, तो तुम्हें चलो टी एन फाइंड करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल होना चाहिए। अब भी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो चिपका दो यहाँ पे। टी एन होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, है ना। तो एस एन तो साफ तौर पे 1/n+2, उसने तो दे रखा है इसको, है ना, माइनस। अब एस ऑफ एन माइनस वन क्या होगा, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया कि कुछ नहीं है, n-1+2, मतलब यहाँ पे जहाँ तुम्हें n दिखाई दे रहा था उधर n-1 डाल दो, है ना। तो ऐसे आ जाएगा। इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/n+2 माइनस 1/n+1। ठीक है, इसको एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, देयरफॉर टी एन इक्वल्स -1/n+1 इंटू n+2। ठीक है, ये अपना टी एन, तो ये आंसर हो गया। अब चलो बस ऐसे ही दिखाने के लिए ना मैं इसमें एन की वैल्यूज पुट करता हूँ, मतलब टी1 यानी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म रखो ज़रा एन की वैल्यू इक्वल टू 1, तो -1/2 × 3। ठीक है, तो -1/6 टी2, एन को एक बार 2 रख दो अब, तो ये 3 ये 4, तो -1/12, है ना। एक चलो टी3 रखते हैं, एन को 3 रखा तो ये 4 ये 5, तो ये आ रहा है -1/20, है ना, एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस -1/6, -1/12, -1/20 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस चल रही है। अब सोच के बताओ ज़रा, ये सारे टर्म तुम्हें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, आगे के टर्म्स भी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं ना। तो जब तुम इन सारे टर्म्स का सम लोगे, मतलब एस एन लोगे, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। भाई जाहिर सी बात है नेगेटिव आ जाएंगे, ये सारे टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ कैसे भला एस एन इक्वल टू 1/n+2, ये तो पॉजिटिव होगा ना, एस एन पॉजिटिव है लेकिन हमारे सारे टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमने कुछ तो गड़बड़ करी रहेगी। समझिए इस बात को, सारे टर्म नेगेटिव है तो अपना एस एन नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन भाई क्वेश्चन ने ही बोल रखा है कि एस एन तो यार पॉजिटिव आ गया। अब क्या, तो गड़बड़ कुछ ऐसी है। देखो ऑफकोर्स गड़बड़ करी है हमने, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस मुझे दिखाना था। टी एन इक्वल टू -1/n+1 इंटू n+2, ये इस फॉर्मूले से आया था, जो ये हमने डिराइव किया वो ऊपर वाले फॉर्मूले से आया था। अब मुझे टी1 निकालना है, यानी एसेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, टी1 को मैंने इसमें n को 1 रख दिया, तो टी1 को मैंने कैलकुलेट किया s1 माइनस एस ऑफ 0। ठीक है, S1 तो चलो वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक ही टर्म का सम मतलब वो खुद ही आ जाएगा। ये क्या भला, ये क्या लिख दिया S0, कोई सेंस है क्या इस बात की। एटलीस्ट अभी तक जितना हमने सीखा है, सम ऑफ फर्स्ट जीरो टर्म, इसका कोई लॉजिक है ही नहीं, है ना। तो ये लिखना सरासर गलत होगा। अगर तुम्हें चलो ये भी लिख के दिखा देता हूँ, T2 निकालना है इस फॉर्मूले से, तो T2 कैसे निकालोगे, सिंपली तुम n को 2 रख दोगे उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेल डिफाइंड, S2 भी S1 भी। ठीक है, ऐसे ही चलो T3 भी लिख देता हूँ, T3 आ जाएगा S3 माइनस S2, है ना, ये भी वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत आएगी, तुम आगे का भी सोच लो, T4 T5 में भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत सिर्फ T1 में होगी जब S0 प्रकट हो जाएगा, S0 नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, T1 ना सेपरेटली निकालेंगे। सेपरेटली निकालने का मतलब देखो, ये इसको याद रखना कि T1 को ऐसे निकालना गलत हो, इंस्टेड में क्या करने वाला हूँ, S1 निकालता हूँ। चलो S1 क्या होगा, सीधी सी बात है, इसमें n को 1 रख दो तो S1 इक्वल टू 1/3 दिखा,
अब सोच के देखो S1 होता क्या है भाई, S1 ही तो T1 होता है। S1 मतलब पहले एक टर्म का सम, तो वो T1 ही तो होगा। समझे? ये रहा आंसर, T1 इज 1/3। यहाँ पे अगर n को 1 रखोगे तो तुम्हारा T1 आ जाएगा -1 कितना आ रहा था, 6। वो गलत है। बाकी सारे Tn सही है। तुम T2 निकालोगे इससे तो सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था T2 में S2 माइनस S1 आ जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे डिफाइंड टर्म्स हैं। सिर्फ इसमें दिक्कत आएगी T1 की। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना कि भाई ये फॉर्मूला जब भी लगा रहे हो तब तुम्हें ये इक्वल टू ज़ीरो अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने का मतलब है कि जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, उसमें थोड़े हमें चेंजेस करनी पड़ेंगे। तो मैंने Tn जो लिखा था उसको मॉडिफाई तो नहीं बोलूँगा, बट एक स्लाइट एडिशन करना है। ये चीज़ ट्रू तभी है जब n-1 ज़ीरो ना हो। मतलब जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया। n को 1 नहीं रखना है, बाकी सब रख सकते हो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उस सेट में से मैं एक 1 हटा देता हूँ। ओके, बाकी तुम n को कुछ भी रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रख दो 1 के अलावा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ ये Pn वाले फॉर्मूले के साथ भी। ठीक है, तो Pn-1 ये, क्योंकि P0 डिफाइंड नहीं है तो इसलिए मेरा n यहाँ पे भी 1 के अलावा कुछ भी रख सकता हूँ, 1 भी। ठीक है, तो ऐसे होगा। अगर मैंने शुरू में ही बोल दिया होता कि ये और ये, तो हज़ार सवाल तुम्हारे मन में खड़े होते कि अरे ये क्या एक्स्ट्रा फालतू चीज़ लिख दी। तो इसलिए मैंने जानबूझ के इस चीज़ को डिले किया। ये एक सवाल हो जाए। फिर Pn के लिए, किसी सीक्वेंस के लिए Pn ऐसा दे रखा है तो तुम्हें Tn निकालना है। कैसे होगा? पहले तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं कि Tn इक्वल्स Pn अपॉन Pn-1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, n+2 अपॉन n+1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, Pn तो दिया ही है, n+2 होल स्क्वायर, Pn-1 वो हो जाएगा n+1 होल स्क्वायर। तो मैंने ये होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि हम n को 1 तो नहीं रख सकते। तो T1 निकालें कैसे भाई? T1 भी उसने Tn निकालने बोला है, मतलब सारे ही n। तो T1 कैसे निकालोगे? तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जो मैंने पीछे भी किया था। T1 इज एक्चुअली इक्वल टू P1, बस। तो ये आ जाएगा 1+2 दी होल स्क्वायर, है ना। इसमें n को 1 रख दिया, बस। तो T1 इज 9। तो इसको फाइनली मैं अगर एकदम अच्छी से नीट कॉम्पैक्ट तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, T1 या तो 9 होगा या फिर n+2 अपॉन n+1 दी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 तब है जब n इज़ 1, और ये चीज़ तब है जब n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ठीक है, बस ये आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करूँगा कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस की। जनरल सीक्वेंसेस की बातें लगभग हो ही गई है। अब कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पे आते हैं जिसमें तुम्हें बहुत ही अच्छा पैटर्न, सुंदर से कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन वगैरह नज़र आएंगे, और तुम आराम से थोड़ा गेस वर्क भी लगा सकते हो। तो सबसे पहला है, सबसे पहली सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये तो तुमने सीख रखी अच्छी से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही होती है ना। उसमें तुम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन लिखते हो, दैट मीन्स वो सीक्वेंस ही होगी। अगर उसको अच्छे से डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा उसको, मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूँगा कि एन एच टर्म जो है वो n-1 टर्म, तो Tn-1, उसमें एक कोई कांस्टेंट डी ऐड करके मिलता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को मैं एपी बोलता हूँ, है ना। और यहाँ पे डी क्या है? डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं रियल नंबर अज्यूम करूँगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी वैसे हो सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया मैंने, फॉर सम डी बिलोंगिंग टू आर। अच्छा, इसका ऑफ कोर्स डी का नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो कांस्टेंट है वहाँ पे डी,
इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में उसको CD भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आई नो देख के लग रहा होगा कि यार ये तो ज़्यादा ही फैंसी नोटेशन हो गया है, ये TN क्या है, मतलब तुम्हें तो आदत ए की है ना, ए और डी की है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी AP को तुम ऐसे ही लिख सकते हो, ए, फिर A+D आता है, फिर A+2D आ जाता है, फिर जानते हो कि A+3D आ जाएगा एंड सो ऑन, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, पहला टर्म, जो पहला टर्म है उसमें ए आ गया, दूसरा टर्म उसमें A+D हो गया, तीसरा टर्म उसमें सिर्फ ए और डी नहीं, A+2D हो गया। चलो एक चौथा भी लिख देता हूँ, ये है A+3D, है ना। तो पैटर्न अगर ऑब्जर्व करो तो पहले में डी का नामो निशान है ही नहीं, दूसरे में A+D हो जाता है, तीसरे में सिर्फ A+D नहीं 2 टाइम्स D हो जाता है, और चौथे में 3 टाइम्स D ये ऐड हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें पैटर्न साफ नज़र आ गया कि हर एक NH टर्म में क्या हो रहा है। देखो ए तो हर एक टर्म में है ही, तो ए तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ही लिखूंगा, उसके बाद क्या हो रहा है, पहले में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पहले में 0 टाइम्स D ऐड किया है ना, सेकंड में 1 टाइम्स D ऐड किया, थर्ड में 2 टाइम्स D ऐड किया, फोर्थ में 3 टाइम्स D, है ना। तो ये गेस कर ही सकते हो कि NH टर्म में क्या हो रहा है, तुम N-1 × D ये चीज़ ऐड कर, है ना। तो TN = ये चीज़, इसको मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, याद रखना है क्योंकि मैं याद है ही ना फिर, वेर ए जो है AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, है ना, एंड D इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो अगर ये चीज़ डन है तो कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं। 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। साफ नज़र आ रहा है कि एक AP है ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, दिखाई दे रहा है कि इससे यहाँ आने में 5 ऐड किया, ठीक है, फिर इससे यहाँ में भी 5, इससे यहाँ में भी 5, है ना। तो क्योंकि पिछले वाले टर्म में एक कांस्टेंट ही ऐड हुआ है, हर बार 5 5 5 5 ऐड कर रहे हो, हेंस D इज 5, ठीक है। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, जनरल टर्म मतलब TN, ये हो जाएगा A+N-1 इंटू तुम्हारा D, ठीक है। A = 3 है यहाँ पे, तो ये सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा सिंपल 5N-2, ओके। एक और एग्जांपल हो गया, अगर 5 2 -1 -4 इस AP की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ये मत कर देना कि 2 से 5 जाने में 3 ऐड किया है तो कॉमन डिफरेंस +3, नहीं ऐसे नहीं होता, तुम्हें पिछले से अगले जाने के लिए ही कॉमन डिफरेंस चाहिए रहता है। तो पीछे से आगे में तुम -3 ऐड कर रहे हो, ठीक है, आगे का भी चेक कर लो, यहाँ से यहाँ -3 ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर से -3 ऐड कर दोगे -4, है ना, हेंस D = -3, ठीक है। और अगर जनरल टर्म की बात करनी है तो वो तो खैर फर्स्ट टर्म 5 है प्लस N-1 इंटू -3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा अपना 8 - 3, ठीक है। ये एक हलवा सवाल, PQR कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर Pth and Qth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर Q एंड P रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उसका RH टर्म फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना। सिंपली अज्यूम कर लो कि पहला टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो वो अब तुम्हें इतनी आदत है कि वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, उसने बोला है PH टर्म, तो TP ये है Q, तो इसको A और D के टर्म्स में लिख देता हूँ, A+P-1 इंटू D = Q, ठीक है। फिर वो बोल रहा है
टी क्यू ये इक्वल टू पी है, इसको भी ए और डी के टर्म्स में लिख दिया जाएगा। तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, समझे। तो इसको चलो इक्वेशन वन इक्वेशन टू, वन माइनस टू करके देखते हैं। मेरी मर्जी, मुझे ए और डी के लिए सॉल्व करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये तो कट जाएगा इनको सब्ट्रैक्ट करके। तुम्हें समझ आ रहा है कि p माइनस क्यू इंटू डी मिलेगा, और आर एच एस में q माइनस पी रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि d इक्वल टू -1, है ना। तो d इक्वल टू -1 आ गया। अब a के लिए सॉल्व करना है तो चलो या तो पहले में या दूसरे में d की वैल्यू पुट कर दो, मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पहले में पुट करूँगा तो a माइनस ऑफ p-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आ रहा है अपना a इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन, है ना। तो d आ गया, a आ गया। उसने क्या बोला है, आर एच टर्म फाइंड करना है, तो ठीक है टी आर फाइंड करेंगे, ओके। तो टी आर क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस वन आर माइनस वन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो पी प्लस क्यू माइनस आर हो गया। तो आर एच टर्म ऑफ दी ए पी इज पी प्लस क्यू माइनस आर, खत्म। ये एक और सवाल, ए एन एक सीक्वेंस है जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ए पी। तो अगर ये कंडीशन है और ये भी एक और कंडीशन दी है तो तुम्हें ए ट्वेंटी फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, ए और डी मान लो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो ये सारे ए और डी के टर्म्स में लिख सकते हो, ये सारे भी ए और डी के टर्म्स में। तो ए और डी में एसेंशियली तुम्हें दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए थ्री उसको लिख दिया ए प्लस टू डी, फिर ए सिक्स उसको लिख दिया ए प्लस फाइव डी, माइनस ए फोर इसको लिख दिया ए प्लस थ्री डी, चलेगा। ये इक्वल टू 20 बोल रखा है उसने, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक ही ए बचेगा और 4d, ठीक है। ऐसे आ गया। अब उसने बोला है ए थ्री प्लस ए टेन भी इक्वल टू 34 है, तो ए प्लस टू डी और ए टेन माने ए प्लस नाइन डी, ये इक्वल टू 34 है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, तो 2a प्लस 11d इक्वल टू 34, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले में से ए को यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे सॉल्व करना है तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ए यहाँ से आ रहा है 20 माइनस 4d, तो ऐसे बन रहा है कुछ। तो ये आ जाएगा -8d प्लस 11, तो इधर बन रहा है 3d और यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ गया d इक्वल टू -2, ओके। तो ये d की वैल्यू, a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। ए नहीं में अपना ए 20 माइनस 4d था, तो ए इक्वल टू 28 आ गया, ठीक है। बस ए और डी आ गए, तो अपन को चाहिए ए 20, है ना। तो ए 20 मतलब 20th टर्म, 20th टर्म मतलब ए प्लस 20 - 1 इंटू डी। तो ये आ रहा है 28 प्लस 19 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -10। बस हो गया, ठीक है। ये एक और सवाल करते भी, उसने बोला है तीन ही नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इनफैक्ट कोई भी सीक्वेंस वैसे तो इन्फाइनाइट होती है, लेकिन ठीक है उसने तीन ही नंबर की बात करी है तो हम दिमाग में तीन ही नंबर लेके चलेंगे। वो बोल रहा है उनका सम इतना है और उनके स्क्वायर का सम इतना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, जो हमें आता है वही हम सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हो सकता है ये चीज़ पहले भी बताई गई है कि अगर सिर्फ वो तीन नंबर की बात करता है तो वैसे तो मैं तीन नंबर ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ये ले सकता हूँ, है ना।
लेकिन मैं जानबूझ के 3 नंबर ऐसे नहीं लूँगा। उल्टा मैं क्या लूँगा, मैं उन 3 नंबर को ऐसे लूँगा, लेट 3 नंबर्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, है ना। इसका फ़ायदा ये है, अच्छा पहले तो ये बता दूँ कि क्या ये एपी में है। एपी में होने के लिए ये डी ऐड किया, ये डी ऐड किया, तो बिल्कुल, क्योंकि वो सेम कांस्टेंट ऐड करके नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, तो ये 3 नंबर एपी में आ गए। अब एपी में होने के साथ साथ ऐसे करने का फ़ायदा ये है कि जब भी तुम ना इनका प्रोडक्ट लो, या इसने जैसे इस क्वेश्चन में सम ऑफ स्क्वायर लेने बोला है, तो जब भी ऐसे लो ना, तब ये सिमेट्री की वजह से, ये सिमेट्री की वजह से कुछ टर्म कैंसल आउट हो जाते हैं, या तुम्हारा फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान बन जाता है। इसमें मैं करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। अगर तुम ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू बी ऐसे लेते, तो भी लास्ट में जाके आंसर तो वही आने वाला है ऑफ कोर्स, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन गंदी कर देता। तो हमें कैलकुलेशन गंदी नहीं भाई, इतने हाई प्रेशर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखनी है। तो ठीक है, 3 नंबर्स का सम 27 है, तो शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। पहला नंबर ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, इनका सम वो बोल रहा है कि 27। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, आर एच एस में, सॉरी एल एच एस में 3 आ जाएगा, है ना। डी का नामोशन गायब, ये फ़ायदा हुआ ऐसे लेने का। अगर तुम ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी लेते, तो यहाँ पे डी फंसा मिलता, लेकिन अभी डी फंसा नहीं है, तुम्हें स्ट्रेट अवे ए की वैल्यू ही मिल गई। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर के लिए। सम ऑफ स्क्वायर मतलब ए माइनस डी दी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर, है ना। ये चीज़ इक्वल टू 275 बोल रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो देखो अगर तुम मेंटली ये कर सकते हो कि ए माइनस डी होल स्क्वायर, ए प्लस डी होल स्क्वायर, या अगर तुम्हें कोई आइडेंटिटी पता है पहले से, तो डायरेक्टली ऐड ही कर लो। सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म बचेंगे, वो माइनस टू ए डी प्लस टू ए डी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो उन दोनों के एडिशन से 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। ये एक ए स्क्वायर था, ये इक्वल टू 275। अब ए की वैल्यू तो हम जानते हैं, लगा दो फिर, 3 ए स्क्वायर बन रहा है, दैट मीन्स 3 इंटू 9 स्क्वायर, और एक 2 डी स्क्वायर ऐसे ही रखा मैंने, ये इक्वल टू 275 बता रहा है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते चलो, डी स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर 16 आ रहा है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ये, है ना। तो अगर डी प्लस या -4 है, कैसा है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर डी तुम +4 लोगे, तो ये नंबर क्या बन जाएंगे, या तो 9 - 4, 9, 9 + 4, या फिर अगर तुम डी को -4 लोगे, तो ए माइनस डी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी नेगेटिव है, और बाकी दो नंबर भी ऐसे कुछ। इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर तो साफ दिखाई दे रहा है कि इधर भी ये है, इधर भी ये है। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा वाला लो, वो 3 जो नंबर है वो सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, चाहे तुम +4 लो, -4 लो, 3 नंबर क्योंकि सेम आ रहे हैं, तो कोई सा भी उठा लो। स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, बस हो गया सॉल्व। तो चलिए एक और ये फॉर्मूला हो जाए, आई नो सबको आता है, बट स्टिल इसका हमें डेरिवेशन भी अच्छे से देखना होगा, क्योंकि ये चीज़ आगे काम आएगी। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर एन ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, उस ए पी के लिए एस एन, एस एन मतलब फर्स्ट एन टर्म्स का सम। ठीक है, क्या होगा ये, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। फिर से मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखो क्योंकि याद ही है सबको। क्यों भाई, लेकिन मेन यहाँ पे ना
मेरा काम है इसको डिराइव करना। इसका डेरिवेशन हम आगे भी जो प्रिंसिपल लगाएंगे उसका काम है, इसलिए मैं डिराइव कर देता हूँ इसको। तो देखो, डेरिवेशन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो एन टर्म्स का सम है उसको उल्टा लिखता हूँ। मतलब वैसे तो एन टर्म्स का सम लेते हैं तो पहला टर्म लिखेंगे, फिर दूसरा टर्म लिखेंगे, फिर तीसरा टर्म लिखेंगे एंड सो ऑन, है ना। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, उल्टा करता हूँ। उल्टा मतलब मैं nth टर्म सबसे पहले लिखूंगा, तो तुम्हें ये समझ आए कि यहाँ पे मैं nth टर्म लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सा प्लस, यहाँ पे मैं अब n माइनस वन एथ टर्म लिखूंगा, तो n माइनस वन एथ तुम समझ रहे हो कि ये हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं लास्ट टर्म, क्योंकि मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो इस बार फर्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं एक्चुअल सीरीज लिख के भी करता हूँ कि एस एन क्या होगा। एस एन इज एक्चुअली नथिंग बट पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, है ना, एंड सो ऑन। ये जाएगा कहाँ तक, तुम्हारे nth टर्म तक। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब एक काम करो, इन दोनों को टू इक्वेशन की तरह ट्रीट करो और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो एल एच एस में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि टू टाइम्स एस एन, है ना। चलो आर एच एस निकालते हैं, और आर एच एस क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ, तो मैं जानबूझ के इनको पहले ऐड करूँगा, फिर इनको, एंड देन लास्ट में इनको। ठीक है, तो इनका एडिशन क्या होगा, मुझे उम्मीद है दिखाई दे रहा है कि टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। फिर ये दोनों का भी एडिशन बताओ भाई, क्या हो जाएगा, टू ए प्लस डी का कोफिशिएंट अभी एन माइनस वन हो जाएगा, ये समझे, एंड सो ऑन। ये लास्ट वाले का देख लेते हैं, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि टू ए प्लस यही आने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें अभी समझ आ ही गया होगा कि अरे कुछ भी कर लो ये हर बार आएगा, है ना। मतलब चाहे तुम इनको और इनको भी ऐड करो ऐसे इंडिविजुअली, तो यही चीज़ आने वाली है ना। दिख गया सबको, दैट मीन्स कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे देखो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है एंड सो ऑन, ये nth टर्म है ना। तो तुम n टाइम्स ऐड करते जा रहे हो इस पूरी चीज़ को, तो क्योंकि तुम इस पूरी चीज़ को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तुम्हें टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये n टाइम्स आएगा। तो ओवरऑल एडिशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। बस हो गया आंसर, टू से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया झट से। ओके, ये भी एक चीज़ वैसे बताने लायक है कि एस एन का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ऑब्वियसली, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये nth टर्म हो जाएगा, है ना। तो एस एन में क्या करते हो भाई, एस एन मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म एंड सो ऑन ऐसे ऐड करते हो nth टर्म तक। तो एस एन के लिए टी एन लास्ट टर्म हो गया, है ना। तो इसलिए इसको, ये फॉर्मूले को ऐसे लिख देते कि एन बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन ले लो, फिर उनको एन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रखिए। कुछ सिंपल से सवाल हो जाएगा। पहले और लास्ट टर्म दिए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है, इन सभी टर्म्स का सम दे रखा है। अच्छा, तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया कि कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगा दो। तो सारे टर्म्स का सम उसने 225 दे रखा है, इधर आएगा n बाई टू। अब n का कोई नामो निशान तो है नहीं क्वेश्चन की डेटा में, है ना, तो n को n ही रहने दो। ठीक है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू
अब देखो तुम्हें या तो 2a+n-1d लगाना है या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट लगाना है। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट और लास्ट टर्म क्वेश्चन ने दे रखे हैं तो डायरेक्ट मैं उन्हीं का यूज़ कर लूँगा, है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके n की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगा 50, फिर बाई 2 करेंगे 25, तो 225/25 इज 9, n=9 आ गया। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस तो आया नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स आए, तो कोई बात नहीं, 5 और 45 उसने दिया है, तो 45 को मैं nth टर्म मान सकता हूँ ना, तो 5 + n-1 इंटू डी, समझे, है ना। तो डी आ जाएगा, n की वैल्यू हमें पता है 9, तो 8d बन रहा है और 45 - 5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज d = 5। बस हो गया सॉल्व, आंसर। ये एक और सवाल, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 विच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। मतलब 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आना चाहिए, ऐसे सारे इंटीजर लो 1 और 100 के बीच में। सिर्फ लेना नहीं है, उन सारे इंटीजर्स को ऐड भी करना है। तो ठीक है, पहले तो इंटीजर्स लिख लेते हैं एक साथ में, है ना। तो इंटीजर्स क्या क्या आएंगे, या ऐसे लिख देता हूँ, सच इंटीजर्स। कैसे कैसे होंगे भाई, पहला तो देखो 4 खुद आएगा। 4 जो है वो 1 और 100 के बीच में है ना। और 4 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा, ये चीज़ समझते हो। फिर नेक्स्ट अगर सोचो कि 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा एंड सो ऑन, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये दिख गया कि नेक्स्ट नंबर 9, ठीक है, क्योंकि 9 को भी 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, है ना। तो तुम्हें पैटर्न नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट मैं 14 ले लूँगा, है ना, तभी जाके रिमाइंडर 4 आएगा। 9 और 14 के बीच का कोई नंबर लोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 14 के बाद चेक कर लो, 19 आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। और ये जाएगा कहाँ तक, हमें 1 और 100 के बीच में ही रहना है, ठीक है। तो क्योंकि 1 और 100 के बीच में रहना है, दैट मीन्स लास्ट में तुम्हें पैटर्न देखते हुए 99 दिखाई दे रहा है, क्यों। तो ऐसे सारे इंटीजर मैंने लिख लिए। अब सिर्फ इनको लिखना नहीं था, इन सब का सम निकालना था। तो ठीक है, निकालते हैं। इसमें साफ मुझे नज़र आ रहा है कि a = 4 है और d = 5 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, n भी चाहिए रहता है, तो ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लास्ट टर्म इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, है ना। बस इससे n सॉल्व क्या आ जाएगा, तो n-1 19 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ n = 20, चलेगा। ओके, तो n = 20, बस अब फॉर्मूला लगा दो और क्या, Sn हो जाएगा n/2, या S20 ही लिख देता हूँ, 20/2 इंटू 2a प्लस, या फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। बस हो गया आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एपी का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा था, लेकिन देखो जैसे ही मेरा ऑब्जर्वेशन आया कि ये सारे नंबर ऐसे बन रहे हैं, तो बस सारे एपी के कॉन्सेप्ट मैंने चिपका दिए। ये एक और सवाल देखते हैं, किसी एपी का पहला टर्म इसमें, अच्छा पहला टर्म 10/3 दिया है और वो बोल रहा है कि एपी में 30 नॉन नेगेटिव इंटीजर है या 30 नॉन नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो सम ऑफ द एपी, मतलब ये 30 टर्म्स का एपी क्यूब ऑफ इट्स लास्ट टर्म है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 30 नॉन नेगेटिव टर्म्स बोला है और फर्स्ट टर्म 10/3 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 10/3 एपी जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर 10/3 प्लस 2d एंड सो लास्ट में आ जाएगा, लास्ट टर्म जो है 10/3 प्लस 30 - 1 इंटू डी, तो ये समझे, है ना। अब देखो
क्योंकि उसने बोला है क्यूब ऑफ इट्स लास्ट टर्म। तो कैसा है ना, इसका क्यूब लेने में बहुत ही हमें दिक्कत आएगी, है ना। 29 का भी क्यूब निकालो, ये करो वो करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको एल पकड़ लेता हूँ कि भाई टू इक्वल टू एल, ओके। ताकि लास्ट टर्म इक्वल टू एल है, तो डी को अब मैं एल के टर्म्स में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 10/3 प्लस 29 डी, ये अगर इक्वल टू एल है तो डी कितना आ गया अभी, डी आ जाएगा एल माइनस 10/3 अपॉन 29। तो 3l माइनस 10 अपॉन में 87, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे बन गया। अब उसने बोला है सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, तो ठीक है सम ले लेते हैं उनका। क्या आ जाएगा, S30 30/2 इंटू 2a, या 2a क्यूब उसने लास्ट टर्म के टर्म्स में बोला है ना, तो मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, इनफैक्ट इसमें डी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो S30 उसने बोला है कि लास्ट टर्म का क्यूब है, ठीक है। तो ये 15 है, 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 50 दिखाई दे रहा है एक, और एक 15l नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये एक तरफ लेके आओगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। एल क्यूब माइनस 15l माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जनरली जानते ही हो क्यूबिक को सॉल्व करने का ऐसा तरीका है, एक रूट गेस कर लो और क्या। तो क्योंकि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 50 है, तो ऐसे कुछ बन रहा है ना यार कि दोनों के दोनों 5 के मल्टीपल है। तो ठीक है, एल इक्वल टू 5 रख के देखते हैं। एल इक्वल टू 5 रखा मैंने, तो ये रफ कैलकुलेशन है, -15 इंटू 5 -50, ठीक है। तो ये 125 -75 -50, पता चले कि अरे ये तो ज़ीरो है। बात बन गई फिर अपनी, क्योंकि ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो है। एल इक्वल टू 5 सेटिस्फाइज दिस इम्प्लाइज कि L-5 ये क्यूबिक का फैक्टर होगा, ठीक है। तो फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्या करो, L² इंटू L-5, है ना। इसकी वजह से एक -5l² फालतू बना, मुझे L² बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ऐसे मैं 5l² ऐड कर दूंगा। इससे -25l बना, लेकिन मुझे -15l ही चाहिए, तो ऐसे कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये बड़े आराम से L-5 L² प्लस 5l प्लस 10 ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है, या तो L-5 ज़ीरो होगा या फिर ये चीज़ ज़ीरो होगी। लेकिन इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि इसका नेगेटिव है, यहाँ से कोई रियल रूट्स नहीं आने वाले, है ना। तो क्योंकि इसके कोई रियल रूट नहीं है, हेंस L इक्वल टू 5। और क्या, हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, डी निकालना है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है विच इज़ डी। तो डी यहाँ पे एल की वैल्यू चिपका दो और क्या, 3l माइनस 10/87। तो 3 इंटू 5 माइनस 10 अपॉन 87, ठीक है। बस आंसर 5/87, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कुछ कुछ डेटा दिया था, अगर इसका डायरेक्ट मैं क्यूब लेता तो बहुत मुझे दिक्कत आती, तो मैंने उसको एल मान के किया सॉल्व, तो पता चला कि ठीक है, थोड़ा कंपेरेटिवली मैनेजेबल हो गया। ये एक और सवाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ये एक सीक्वेंस दी है और ये दूसरी भी सीक्वेंस दी है। तो ये सीक्वेंसेस में कॉमन टर्म्स कितने होंगे हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जितने भी कॉमन टर्म है उसमें से पहले 20 निकालो, उन सभी का सम कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जनरली जनरली जब कॉमन टर्म्स की बात करते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले तो कॉमन टर्म एक ऑब्जर्वेशन, उससे निकालो,
तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 11 इधर भी बैठा हुआ है, 11 इधर भी बैठा हुआ है। तो ठीक है, पहला टर्म कॉमन जो है वो 11 आएगा, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, कॉमन टर्म्स आर, पहला तो 11 है। चलो अब कॉमा देके आगे की ओर बढ़ते हुए, चलो पहले ऑब्जर्व करो, 3 7 11 15 एंड सो ऑन, ए पी है विथ कॉमन डिफरेंस 4, फिर 6 11 16 21, दिख रहा है ना कि ये ए पी है विथ कॉमन डिफरेंस 5, तो दोनों के दोनों ए पी है। तो अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे टर्म 11 है, तो यहाँ पे अगर टर्म्स को होना है तो 11 में 4 ऐड करूँगा, फिर 11 में 8 ऐड करूँगा, है ना, 4 + 2, फिर 11 में 12 ऐड कर दूँगा, फिर 11 में नेक्स्ट में 16 ऐड करूँगा एंड सो ऑन। चलो एक और लिख देता हूँ, 11 में मैं 20 ऐड करूँगा, है ना। ये चीज़ करोगे तभी जाके टर्म्स इसके अंदर लाई करेंगे, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे 11 बैठा हुआ है, इसमें अगर तुम +5 करोगे तभी वो दूसरे में आएगा, या फिर इसमें अगर तुम +10 करोगे तो, है ना, या फिर अगर इसमें 15 करोगे, या फिर इसमें 20 करोगे एंड सो। चलो एक और लिख दिया जाए, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसमें पहले वाले में आने के लिए तुम्हें 4 का मल्टीपल ऐड करना है, दूसरे में आने के लिए तुम्हें 5 का मल्टीपल ऐड करना है। तो ये ऐसे सारे टर्म्स तुम्हारे पहले और दूसरे में लाए करेंगे। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कॉमन 11 + 20 11 + 20, है ना। सोच के देखो ज़रा 20 कहाँ से आया और क्यों आया। मुझे उम्मीद है तुम फिगर आउट कर लोगे कि 11 में तुम अगर 4 का ऐड करोगे तो इसमें आएगा, 5 का ऐड करोगे मल्टीपल तो इसमें आएगा। अगर तुम्हें दोनों में ही कॉमन चाहिए तो तुम्हें 4 और 5 दोनों का ही कोई मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा। अब 4 और 5 के मल्टीपल मतलब इनका एलसीएम ले लो, और क्या। 4 और 5 के मल्टीपल मतलब 20 का मल्टीपल। तो इसमें अगर तुम 20 का मल्टीपल ऐड करोगे तो तुम्हें समझ आ रहा है कि कॉमन आएंगे, और कुछ भी ऐड कर दो कॉमन नहीं आएगा, बस 20 का मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा। समझिए इस बात को। हेंस जब तुम 20 का मल्टीपल ऐड करोगे तभी कॉमन आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉमन टर्म्स क्या आएंगे, 11 आएगा, फिर 11 + 20 आएगा, फिर 11 + 40 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ गए तो बस बाकी क्वेश्चन एकदम हलवा खाने जैसा है, कुछ नहीं है। सिंपल एपी का सम लगा दो, इसमें a = 11 है, b = 20, है ना। साफ दिखाई दे रहा है एपी है विद फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस ये। तुम्हें S20 चाहिए तो 20/2 इंटू 2a + n-1, हाँ n-1 इंटू d, ठीक है। तो ये आएगा 10 टाइम्स 22 + 380, है ना। तो 4020, बस आ गया आंसर। ओके। तो जब भी एपी के कॉमन टर्म की बात करें ना, ये आता है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर एपी के कॉमन टर्म्स की बात कर रहा है तो कुछ नहीं है, ऐसे सोच के देख लो, या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हो कि इसके कॉमन डिफरेंस और इसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लो, ठीक है। इसके बारे में और हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन खैर कॉमन टर्म्स का सिर्फ इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्टली याद रख लो कि एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, या फिर थोड़ा जैसे मैंने कॉमन सेंस लगाया, ये लिखा फिर वो लिखा, उससे भी तुम फिगर आउट कर सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।